जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री के इस अमेजिंग और खूबसूरत से चैनल पर। तो दोस्तों बता दें हम आपके लिए कि हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाता है। चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो या फिर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी का, किसी का भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे इसमें जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि हम पहले कुछ टॉपिक्स का डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आज डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम बता दें आपके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिवर्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिवर्स होती है आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में होता था कि हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, गेन मीन्स ग्रहण करना, यानी कि अपने में ऐड करना, और जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो ऊर्जा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड minimum energy released when an electron added in isolated gaseous atom, यानी मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऐड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसे डेल्टा एच ई जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है। अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो न्यूट्रल एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है प्लस जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है। इसे बोलते हैं हम एक्जोथर्मिक। देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है। देखो, जो एक्जोथर्मिक होती है उसमें एक्स आता है, एक्स मीन्स होता है एग्जिट। ठीक है, यानी कि एग्जिट से याद रख सकते हो एग्जिट से कि एक्जोथर्मिक, और हम लिख दें एंडोथर्मिक। ठीक है, हम यहाँ पर एंड
जो लिखा हुआ है, अगर आप इसका मीनिंग पढ़ के देखोगे, एंडो यानी कि ऐड ऑन, ठीक है, यानी कि ऐड, इसमें आपके लिए कुछ वर्ड्स सुनाई दे रहे होंगे, ऐड, ठीक है। तो ऐड मीन्स होता है ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करना मीन्स यानी कि एनर्जी देना, और एक्सो मीन्स होता है एनर्जी रिलीज करना। तो इसे हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, इसे हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जाएगी, ठीक है। अभी तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसे दोबारा से लेते हैं। इसमें पहले से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम ये एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखो कैसे वेरिएबल होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इस पे डबल नेगेटिव आ जाएगा, प्लस जो डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब ये होती क्यों है, इसका रीज़न सुन लो कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इसमें, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करेंगे तो जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है, जो पहले इलेक्ट्रॉन गया है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो प्रोसेस होती है हमारी एंडोथर्मिक। ठीक है, हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, यानी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिखती है तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपल्सन क्रिएट करता है। तो रिपल्सन के लिए हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, रिपल्सन कम करने के लिए हमें एनर्जी अलग से देनी पड़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी को प्रोवाइड करना, एनर्जी देना, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि ये किस किस कारक से इफेक्ट हो सकता है। जो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कहीं कहीं लिखा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों सेम नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं, ठीक है। देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है, हाँ इक्वल हैं लेकिन दोनों के साइन अपोजिट हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए लिखते हैं पहले, ठीक है, नेगेटिव है। तो वहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव आती है। और सब ये क्यों आती है, ठीक है, यहाँ तो हमने एनर्जी रिलीज़ की है, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब आपके लिए पूरा क्लियर आएगा समझ में। और यहाँ डेल्टा अगर एच ई जी यानी कि डेल्टा अगर पॉजिटिव आती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आगे हेडिंग डाल लें
फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये देखो फैक्टर ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो जेड इफेक्टिव यानी कि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि साइज जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बढ़ता है जेड इफेक्टिव घटता है, और साइज घटता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 एटॉमिक रेडियस, नंबर 3 लीनियर चार्ज। ठीक है, जो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमारी इन तीनों पर डिपेंड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज पे। ठीक है, अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो बात इंडिकेट कर रही है कि साइज बड़ा है उसका। अगर साइज बड़ा है तो जेड इफेक्टिव कम है, और जेड इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम है। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इन पीरियड और बात करेंगे ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है ना। देखो इन पीरियड, इन पीरियड में क्या होता है, साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है, उसमें भी एक्सेप्शन हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं, वैसे लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा जो एच जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है इक्वल टू लिखते हैं, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लो हो गया रिलेशन। अगर आपको एक चीज़ क्लियर है और बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक चीज़ समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बस बशर्ते वो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब एक्सेप्शन दिखाते हैं, एक्सेप्शन क्या क्या है।
देखो लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है और एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जो कि हमने पहले बता चुके हैं। नहीं तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो सेपरेट डालेंगे, ठीक है। उसमें हम आपको पूरे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कराएंगे ओनली, ठीक है। तो बता दूँ मैं आपके लिए। देखो बेरिलियम, इसका होता है 1s2 और 2s2। इसका 2s जो ऑर्बिट होता है वो फुली फिल्ड होता है। और बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो इसका होता है, यानी कि देखो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसका जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 2s2 और 2p3 आता है, ठीक है। देखो 1s2, लो 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। तो हमारा ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड है, ठीक है। और हमारा नियॉन तो है ही इनर्ट गैस, ठीक है। चलो हम नीचे एक नोट डाल देते हैं, हैशटैग करके डाल लो कि जो हमारे हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल हैं तो ये अनस्टेबल होना क्यों चाहेंगे, आप समझो। अगर आप स्टेबल हो तो आप अनस्टेबल होना क्यों चाहेंगे, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, ठीक है। जब मोर स्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है लेस, यानी कि बहुत ही कम होती है, ठीक है। आगे हम एक्सेप्शन दिखाते हैं। देखो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा। ये इनर्ट गैस है, ये हाफ फिल्ड है, ये इनर्ट है, ये फुल फिल्ड है, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट ऑर्डर आएगा, पहले आएगा हमारा नियॉन, ठीक है। फिर आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे आना चाहिए लिथियम, लेकिन लिथियम का साइज़ बहुत छोटा होता है बेरिलियम से, वो बोरॉन से, ठीक है। तो पहले आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा लिथियम, अब लिथियम के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ठीक है। यह है इसका करेक्ट ऑर्डर। अगर आप इधर जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो डेल्टा HAG यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रुप में। एक और नोट डाल देता हूँ इससे रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड। जो सेकंड पीरियड की एनालिसिस वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर देन सेकंड हाँ। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इनका जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास स्थित हैं, ठीक है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा आ जाएगा,
ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उल्टी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है इन ग्रुप्स। देखो इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में बात करते हैं 13, 14, 15, 16 एंड 17 की हेलोजन फैमिली। पूरी पीरियोडिक टेबल में हेलोजन फैमिली की अनएडिशनल एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ओके, चलो इसके एलिमेंट लिख देते हैं। हाँ, करेक्टली ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ, यानी कि ये होती है बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन का अभी बताया ना, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। बोरॉन सेकंड पीरियड का है तो वो सबसे आएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। तो आएगा एल्युमिनियम, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा इंडियम, फिर थैलियम, और उसके भी नीचे आएगा बोरॉन। ठीक है, यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इज डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं हम 14th ग्रुप की। ठीक है, 14वें ग्रुप की बात करते हैं। 14वां ग्रुप होता है हमारा कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली सेकंड पीरियड का है तो वो नीचे आएगा। तो स्टार्ट होंगे सिलिकॉन से, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये मैं करेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन मिल गया है, ये एक्सेप्शन के आया है। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें ग्रुप की। 15वां ग्रुप होता है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम होगी। ठीक है, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16वें ग्रुप की, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली। ओके, ऑक्सीजन फैमिली तो ये होगी हमारी ऑक्सीजन फैमिली और ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, इसकी भी ऐसे ऑर्डर आएगा। हम बात करते हैं 17वें ग्रुप की, जो कि हेलोजन फैमिली है। और हेलोजन फैमिली पूरी पीरियोडिक टेबल में, हेलोजन फैमिली की पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पूरी ही पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन की सबसे मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है, तो इसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं। क्लोरीन की वैल्यू होती है -3.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लोरीन की सबसे मोर होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो हमारे 18th ग्रुप होते हैं, जो 18वें ग्रुप के जो तत्व हैं वो इनर्ट गैस हैं, उनमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ठीक है, तो उन पे
इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जल्दी से ये चीज़ नोट करें, लिख लिया होगा। चलो यहीं पे एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो, मान लो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इनके भी अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऐड करते हैं, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इनर्ट गैस बनना, या फिर चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव बनना। ठीक है, जबकि दोनों मेटल हैं और मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होता है। ठीक है, और इसका होता है 3s1। ये फुली फिल्ड है। ठीक है, तो ये फुली फिल्ड है तो ये मोर स्टेबल होता है, लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है क्योंकि आगे साइज डिक्रीज हो रहा है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 का एलिमेंट ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साइज़ में छोटे होते हैं। साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सोडियम से मोर स्टेबल होता है। ठीक है, चलो आगे और भी हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का। फ्लोरीन और इधर क्लोरीन। ठीक है, दोनों ही हेलोजन फैमिली के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन इसका साइज, यहाँ पे डिफरेंस आता है साइज का। ठीक है, इसका साइज कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है क्योंकि इसमें जो लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहाँ ज़्यादा है तो हमें एनर्जी अलग से प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। और यहाँ पर फ्लोरीन के साइज से क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जबकि जो क्लोरीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7, इसका भी होता है, इसका होता है 2 7। ठीक है, इसके भी आउटर मोस्ट में 7 है, इसके भी आउटर मोस्ट में 7 है, लेकिन ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। ठीक है, तो बात ऐसी ही है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, साइज भी छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत रिलीज होती है, बहुत अमाउंट में, जिसकी वैल्यू है -3.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बस यही कुछ एक्सेप्शन हैं और ये इसकी कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हम नीचे वाला रफ कर दे रहे हैं जो एग्जांपल किया है। आप हेडिंग डालना चाहो डाल लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मोड होता है वो इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मोड के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये मोड क्या होता है? ठीक है,
और या फिर इसे लिख सकते हैं आगे, रुको भी लिख सकते हैं इसे आगे, डेल्टा H इज, ठीक है, की वैल्यू होती है, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बिल्कुल अपोजिट होती है, वैल्यू बराबर होती है लेकिन अपोजिट होती है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT, ठीक है। हाँ, अब बताते हैं ये वैल्यू तब इक्वल हो सकती है जब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर हो, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। और भी एक और रिलेशन लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपोजिट रिलेशन है, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अपोजिट रिलेशन है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन लिखते हैं, IE माइनस के डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जब यहाँ से माइनस साइन हटाते हैं तो यहाँ पर IE, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लगभग इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो बस अगर अब भी कोई डाउट रह रहा हो, ठीक है, अब भी कोई डाउट रह रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, ठीक है, और आप बताएं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमारी वीडियो किन किन लोगों तक पहुंच रही है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके भी डाउट्स क्लियर हों या फिर उनके डाउट्स हों तो वो हमारे पास तक आएँ ताकि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे जो भी डाउट हों आपके तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य दें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ओके भाई।